अम्मी चिंता मत करो, मैं अभी किसी को मदद के लिए बुला कर लाती हूँ। दीपू तुम 5 मिनट अम्मी के पास ही बैठो। हाँ दीदी ठीक है। सरिता भागती हुई पड़ोस के विक्रम के घर जाती है और जोर से दरवाजा खटखटाती है। विक्रम अंकल दरवाजा खोलिए प्लीज। विक्रम अंकल दरवाजा खोलिए प्लीज। विक्रम अंकल। 2 मिनट बाद विक्रम दरवाजा खोलता है। अंकल अम्मी अचानक से बेहोश हो गई हैं, प्लीज चलकर हमारी मदद कर दीजिए। विक्रम और सरिता दौड़ते हुए सरिता के घर पहुंचते हैं। सरिता की अम्मी अभी भी बेहोश पड़ी थी और सरिता का छोटा भाई दीपू रोते हुए उसके सिर को सहला रहा होता है। विक्रम जल्दी से एम्बुलेंस को बुलाता है और फिर सब लोग हॉस्पिटल पहुंचते हैं। वहां सरिता की अम्मी दाखिल हो जाती हैं। सरिता एक बेंच पर बैठी होती है, तभी उसके बगल में विक्रम आके बैठता है। सरिता खैरियत से तो हो ना? अंकल अम्मी को ठीक होने में कितना वक्त लग जाएगा? डॉक्टर ने कहा है तुम्हारी अम्मी को दिल का दौरा पड़ा है, उसके दिल का ऑपरेशन करना पड़ेगा और 1 महीने तक दाखिल करके रखना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे अंकल? मैं तुम्हारी पूरी मदद करने की कोशिश करूंगा, पर ऑपरेशन बहुत महंगा है और इतने पैसे तो मेरे पास भी नहीं है। डॉक्टर आज ही पैसे जमा करने को बोल रहा है, वरना वो इलाज शुरू नहीं करेगा। पर हम पैसे कहाँ से लाएंगे? सरिता और विक्रम मिलकर भी ऑपरेशन के लिए पैसे जमा नहीं कर पाते हैं और डॉक्टर सरिता की अम्मी का इलाज नहीं करता है। सरिता की अम्मी घर पे आ जाती है, पर अगले ही दिन उन्हें फिर से दिल का दौरा पड़ता है और उनकी मौत हो जाती है। सरिता अब इस दुनिया में अकेली हो जाती है और उसके ऊपर एक छोटे भाई दीपू की जिम्मेदारी भी आ जाती है। वो नदी के किनारे बैठकर अपने परिवार के बारे में सोच रही होती है। वक्त कैसा खेल खेलता है। 1 साल पहले हमारा हंसता खेलता परिवार था, कितने खुश थे हम। अब्बू रात को ऑफिस से आते थे, हमारे लिए खिलौने लाते थे और माँ लजीज खाना बना कर रखती थी। मैं और दीपू खूब लड़ाई करते थे और वो हमें डांटती थी। हम सब मिलकर खाते हंसते और घूमने जाया करते थे। मेरे अब्बू की मैं लाडली थी, लेकिन उस दिन सब बदल गया जब पापा की सड़क हादसे में मृत्यु हो गई। अब इस दुनिया में मेरा दीपू के सिवा कौन है? पर मुझे हिम्मत से काम लेना होगा और दीपू के लिए जीना होगा। हमारे पास तो अब सिर्फ हमारे अम्मी अब्बू का घर ही बचा है। सरिता अपने घर पहुंचती है तो वहाँ देखती है कि दीपू अपने घर के बाहर खड़ा रो रहा होता है। क्या हुआ दीपू? विक्रम अंकल कहाँ है? वो तो तेरा ख्याल रख रहे थे ना? तभी विक्रम घर के अंदर से कुछ पेपर्स लेके आता है और उसे सरिता को पकड़ाता है। ये लो तुम्हारे घर के कागजात, अब ये घर मेरा है और तुम दोनों यहाँ नहीं रह सकते। चलो अपना बोरिया बिस्तर बांध लो और यहाँ से निकल जाओ। सरिता को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होता है। वो विक्रम अंकल पर भरोसा करती थी, पर उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर विक्रम ने सरिता के घर को अपने कब्जे में कर लिया था। सरिता और दीपू अब बेघर हो चुके थे। सरिता के पास अब कोई चारा नहीं था, वो अकेले लड़ भी नहीं सकती थी। वो दीपू को लेकर सड़क के किनारे बैठ जाती है। अम्मी अब्बू हमें छोड़कर कहाँ चले गए? वो हमें लेने क्यों नहीं आते? वो हमें खाना क्यों नहीं देते? दीदी मुझे बहुत भूख लग रही है। तुम चिंता मत करो दीपू, अम्मी अब्बू कहीं नहीं गए हैं। वो हमेशा हमारे साथ हैं और हमें देख भी रहे हैं, बस हमारे पास नहीं आ सकते। पर मैं हूँ तुम्हारे पास और हमेशा रहूंगी। अभी तुम सो जाओ, कल मैं तुम्हें जरूर कुछ अच्छा खिलाऊंगी। सरिता दीपू को बहुत ही मुश्किल से सुलाती है। उसके बाद वो आसपास के होटल में खाना मांगने के लिए जाती है। सारे होटल वाले उसे भगा देते हैं। फिर वो रामधारी के होटल पर पहुंचती है। अंकल 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, प्लीज कुछ खाने के लिए दे दीजिए, प्लीज अंकल। ना जाने कहां कहां से आ जाते हैं रोज। जाओ यहाँ से, हमारे पास फ्री फोकट खाना देने के लिए नहीं है, भिखारी लड़की कहीं की। तभी ये सारी बातें उस होटल का मालिक रामधारी सुन लेता है और वो आकर सरिता से पूछता है, क्या हुआ बच्ची, इतनी रात गए, यहाँ पर क्या कर रही हो? मैं और मेरा भाई 2 दिन से भूखे हैं, प्लीज कुछ खाने को दे दो। ठीक है, अभी देता हूँ। तुम्हें शर्म नहीं आती किसी भूखे को ऐसे भगाते हुए? जाओ जाकर इनके लिए खाना लेकर आओ। तुम बताओ बेटी, तुम्हारे साथ क्या हुआ है? सरिता रामधारी को अपनी पूरी कहानी बताती है। सरिता की कहानी सुनकर रामधारी को बहुत ही दया आती है। वो कहता है, बताओ
मैं तुम्हारी और कैसे मदद कर सकता हूँ? मैं खुद से पैसे कमाना चाहती हूँ। मेरी अम्मी ने मुझे बहुत स्वादिष्ट छोले और कुलचे बनाने सिखाए हैं। मैं उसी को बनाकर बेचकर पैसा कमाना चाहती हूँ, पर मेरे पास ये काम शुरू करने के लिए पैसे नहीं हैं। अगर आप इसमें मेरी मदद कर देंगे तो मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। रामधारी सरिता को कुछ रकम लाकर देता है और फिर कहता है, तुम्हारी हिम्मत की तो मैं दाद देता हूँ। तुम कभी भी अपनी जिंदगी में हार नहीं मान सकती। अपने अब्बू अम्मी को खोने और अपने पड़ोसी से धोखा खाने के बाद भी तुम खुद से अपनी रोजगार शुरू करना चाहती हो। मैं तुम्हारी पूरी मदद करूँगा। मैं ये सब अपने भाई दीपू के लिए कर रही हूँ। अगर वो नहीं होता तो मैं अपने जीवन को खत्म कर चुकी होती। मैं आपसे एक और चीज मांगना चाहती हूँ। हाँ, कहो। मैंने होटल के बाहर एक पुरानी साइकिल रखी देखी थी। क्या मैं उसे भी ले सकती हूँ? मैं उस पर अपने छोले कुलचे का बिजनेस करूँगी। ठीक है, मैं उसे दुरुस्त करवा कर कल सुबह तुम्हें दे दूंगा। इस तरह रामधारी की मदद से सरिता छोले कुलचे बनाना शुरू करती है और उसे साइकिल पर बेचना शुरू करती है। वो अपने छोले कुलचे का नाम रामधारी छोले कुलचे रखती है और उसके छोले कुलचे बहुत ही लजीज होते हैं और उसे खाने के लिए बहुत से लोग सरिता को अपने घर बुलाते हैं। रामधारी सरिता को तरक्की करते हुए देखकर बहुत खुश होता है और उसे सरिता पर बहुत ही नाज होता है। सरिता रामधारी का अपने बड़े भाई की तरह इज्जत करती है और धीरे धीरे उसकी सारी रकम चुका देती है। सरिता जितने पैसे कमाती है उससे वो दीपू को भी एक अच्छे स्कूल में भेजती है और उसे खूब पढ़ाती है। सरिता 28 सालों तक साइकिल पर छोले कुलचे बेचती है और इसका भाई दीपू पढ़ लिख कर एक बहुत बड़ा ऑफिसर बन जाता है। दीपू सरिता को अपने अम्मी की तरह ही मानता है और वो अपनी तरक्की की वजह सरिता को ही मानता है। दीपू के ऑफिसर बनने के बाद भी सरिता छोले कुलचे बेचना नहीं छोड़ती, क्योंकि इसी वजह से वो अपने पैरों पर खड़ी हो पाई थी। वो पूरे शहर में साइकिल पर रामधारी छोले कुलचे बेचने वाली के नाम से मशहूर होती है और दूसरे शहर के लोग सरिता के हाथ के छोले कुलचे खाने के लिए आते ही रहते हैं। एक देही इलाके में सोनम नाम की लड़की अस्पताल के बाहर छोले बेचा करती थी। गर्मा गर्म छोले ले लो, चना जोर गरम बाबू मैं लाई मजेदार चना जोर गरम, इसमें डाला है गरम मसाला, इसे खाएगा दिल वाला, ले लो चना जोर गरम ले लो। सोनम के छोले खूब बिका करते थे। दवाखाने के मरीज जब ठीक होकर बाहर आते तो वो एक बार सोनम के छोले जरूर नौश फरमाते और दवाखाने के बाहर पिंकी नाम की लड़की भी आती थी पापड़ लेकर। उसके पापड़ कम बिका करते थे, इसीलिए वो सोनम से बहुत हसद रखती थी। गर्मा गर्म छोले, सड़े बुरे छोले, पता नहीं कितने दिन बासी पुराने छोले उठाकर लाती है ये सोनम सड़ियल। मेरे छोले तेरे गंदे सड़े बासी पापड़ से तो अच्छे ही हैं। सच बता, कितने दिनों से नहीं नहाई है तू? सोनम शाम को लौटकर अपनी ज़ईफ माँ की खिदमत किया करती थी और उसे दिन भर की गुफ्तगू भी सुनाती। अम्मी जान, एक अमीर शख्स ने मुझे 100 रुपए तोहफे में दिए। ये क्या होता है? जब कोई खुश होकर ज्यादा पैसे देता है तो उसे ही तोहफा कहते हैं। बेटी, तू अपनी शादी के लिए कोई लड़का तलाश कर ले। मैं तो कहीं उठकर जा भी नहीं सकती। पहले तुम पूरी तरह से ठीक तो हो जाओ, तब मैं अपनी शादी कर लूंगी। सोनम की माँ की तबीयत दिन ब दिन खराब होती गई। एक रोज उसे अपनी माँ को लेकर दवाखाने जाना पड़ा। पिंकी ये देखकर बेहद खुश हुई। सोनम की माँ दवाखाने में है, वो अब छोले बेचने नहीं आ पाएगी। तब तक मैं छोले का कारोबार जमा लेती हूँ, इतना अच्छा मौका फिर नहीं मिलेगा। पिंकी ने पापड़ बेलना छोड़ दिया और छोले का कारोबार किया, लेकिन पिंकी के छोले लोगों को पसंद ही नहीं आए और पापड़ की तरह उसके छोले भी बहुत कम बिके।
उधर सोनम की माँ की तबीयत ठीक हो गई और वो दोबारा छोले बेचने आ गई। सोनम के वापस आते ही उसके पास खरीदारों की मजलिस हुई। मैंने छोले बेचे तो किसी को पसंद नहीं आए, और इस मरियल के छोले को देखो, लोग कैसे लबालब नौश फरमा रहे हैं। इसे और इसके कारोबारी लोगों को मजा चखाना होगा। पिंकी चुपके चुपके सोनम पर नजर रखने लगी। एक रोज जब सोनम अपने छोले की टोकरी बाहर रखकर बैतूल खला गई, तो पिंकी ने उसकी टोकरी में खुजली की दवा मिला दी। उस शाम जिसने भी छोले नौश फरमाए वो खुजली में मुब्तला हो गया। लोग सोनम को दवा खाने के सामने से भगा देते हैं। पिंकी ये सब देखकर बेइंतहा खुश होती है। अब आया ना मजा। सोनमपुर मीरपुर जाने वाली राह पर बैठकर रोने लगी। अब मैं अपनी माँ का इलाज कैसे कर पाऊंगी? सोनम के पास एक ज़ईफ औरत खाना मांगने आई। बेटी, अपनी टोकरी के कुछ छोले मुझे भी दे दो, बहुत भूख लगी है। अम्मा, ये छोले मत खाओ, इसमें किसी ने कुछ मिला दिया है। मेरे पास 100 रुपए हैं, चाहो तो ये ले जाओ, कहीं से खाना खरीद कर खा लेना। सोनम ने जिस ज़ईफा को अपना 100 का नोट दिया था, उस ज़ईफा ने छोलों की टोकरी पर हाथ रखा। कुछ मोजिज़ा हुआ, फिर वो ज़ईफा चली गई। सोनम खुजली वाले छोले लेकर घर पहुंची। उसने ये वाकया अपनी माँ को बताया। ला, एक चम्मच छोले खाकर मैं देखती हूँ, पता चल जाएगा कि इससे खुजली हो रही है या नहीं। माँ ने एक चम्मच छोले नौश किए। छोले खाते ही सोनम की माँ एकदम अच्छी हो गई। मेरी दुख्तर, मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ और मुझे कहीं खुजली भी नहीं हो रही। लगता है तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी। तुम इन्हीं छोलों को दोबारा फरोख्त करने जाना। सोनम अगले दिन ही छोले लेकर दवाखाने के सामने पहुंची। दवाखाने के बाहर ये बात तेजी से फैल गई थी कि ये लड़की तिलिस्मी छोले बेच रही है, जिसके छोले खाने से कई बीमारियां ठीक हो रही है। सोनम के पास मरीजों की भीड़ उमड़ने लगी। लोगों ने उसे 2 गुने 3 गुने पैसे दिए और छोले खाए, और सभी अच्छे होकर घर लौट गए। पिंकी को भी ये बात पता चली। तिलिस्मी छोले, ये क्या पागलपन है, जरा मैं भी तो खाकर देखूं। पिंकी ने सोनम के छोले खरीदे। जैसे ही उसने छोले खाए, उसे बुरी तरह खुजली होने लगी। अरे अम्मा, मैं तो मर गई। ये क्या हो रहा है? बहुत तेज खुजली हो रही है। मर गई। अरे मर गई मैं। सोनम ने देखा कि वो ज़ईफा जिसे उसने 100 का नोट दिया था, दूर खड़ी मुस्कुरा रही है। सोनम समझ गई कि तिलिस्मी छोले वो ज़ईफा का कमाल है। ज़ईफ औरत पिंकी के पास गई और बोली, क्या अब भी तुम किसी दूसरे के सामान में उल्टी सीधी चीज तो नहीं मिलाओगी? अगर तुम वादा करो तो मैं तुम्हारी खुजली ठीक कर दूंगी। हाँ, जी, मैं वादा करती हूँ, मेरी खुजली जल्दी से ठीक कर दीजिए। आगे से कोई शरारत नहीं करूंगी मैं, सच में। ज़ईफ औरत पिंकी को ठीक कर देती है और गायब हो जाती है। कहते हैं कि सोने में दौलत होती है, ये किसी की जिंदगी संवार देती है तो किसी की बर्बाद भी कर देती है। आइए सुनते हैं इसी मुहावरे को सच साबित करने वाला एक अफसाना। एक देही इलाके की एक लड़की देही इलाके में अपनी माँ के साथ रहती थी। अपने शौहर के अचानक मरने के बाद बबली की माँ बबली को लेकर अपने भाई अमन सिंह के यहाँ सफर एहतमाम करती है। ले बबली, 2-4 कपड़े और धो दे, फिर खाना नौश फरमा लेना। मामी जान,
मैं पहले ही 10 कपड़े धो चुकी हूँ और आप पूरी गठरी फिर ले आई हैं। मेरे हाथों में दर्द हो रहा है। ओहो, खाना खाते वक्त पेट में दर्द नहीं होता और कपड़े धोते वक्त हाथ दर्द करने लगे। माँ बेटी को बिल्कुल मुफ्त का खाना खाने को चाहिए, काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के। क्या हुआ भाभी जान, आप हमेशा मेरी दुख्तर को तंज कसती रहती हैं। चल बबली, पहले खाना खा ले, सहर से भूखी है। बचे हुए कपड़े शाम को धो लेना। मुमानी का खून खौल जाता है। बबली की मुमानी को बबली और उसकी माँ नागवार गुजरती थी। वो किसी तरह से इन दोनों से निजात पाना चाहती थी। शाम को जब खाना बनाते वक्त बबली मुंह धोने चली गई तो मुमानी चुपके से रसोई में घुसती है और सब्जी में ढेर सारी मिर्च डाल देती है। थोड़ी देर में उनके मामू जान और उनका भाई नौकरी से लौट आए और खाना नौश फरमाने लगे। ये खाना आज किसने बनाया है? इस कहर जद मिर्ची डाली जाती है क्या? तुम्हारी भांजी ने बनाया है। आज जब मैंने बबली से 2-4 कपड़े धोने के लिए कह दिया था तो तुम्हारी बहन मुझ पर ऐसे चिल्लाई जैसे मुझे खा जाएगी। आज खाने में मिर्ची डाली है, कल ना जाने क्या क्या डालेगी। मैं तो कहती हूँ बाहर कर दो इन दोनों को, हमारे सर से ये बोझ तो उतारो। बबली के मामा जान अपनी बीवी के बहकावे में आ जाते हैं। तुम दोनों लोग इस घर से बाहर निकल जाओ, हमारे अपने बहुत अखराजात हैं, हम तुम्हारा खर्च नहीं उठा पाएंगे। लेकिन भाईजान हम कहाँ जाएंगे? कहीं भी जाओ, मैं नहीं जानता, लेकिन यहाँ से निकल जाओ। इस घर से मेरी बहुत सी यादें जुड़ी हुई हैं। माँ का वो चाकू, वो पुरानी कुटिया। आप मुझसे ये घर छोड़ने के लिए क्यों कह रहे हैं? ये लो माँ का पुराना चाकू, ले जाओ। हम इसका इस्तेमाल नहीं करते और पुराने ख्यालों के सहारे ही जिंदगी गुजार लेना। यहाँ से निकल जाओ। बबली की माँ और बबली शब में ही कपड़ों की पोटली लेकर दूसरे सफर पर निकल पड़ते हैं। अम्मी जान, अब हम कहाँ जाएंगे? बचपन में मेरी एक लीला नाम की अजीज दोस्त थी। उसका ससुराल शायद 5 मील दूर मीरपुर देही इलाके में है। उसी के पास चलते हैं बेटा। लेकिन मालूम नहीं कि वो मुझे पहचानेगी या नहीं। अल्लाह जाने, बहुत वक्त गुजर चुका है। माँ बेटी कुछ दूर तक चलते रहे। जब थक गए तो एक पत्थर के साए में सो गए। सहर होने पर बबली को बहुत जोर से भूख लगी। माँ, बहुत शदीद भूख लगी है। वो देख, सामने एक आम का पेड़ है, उस पर कच्चे आम लगे हैं। वहीं से कुछ आम तोड़ ला। बबली दरख्त पर चढ़कर कच्चे आम तोड़ लेती है। जैसे ही वो चाकू से आम को काटती है, आम सोने का बन जाता है। ये क्या हुआ माँ? लगता है आपकी माँ के चाकू में कोई तिलिस्मी शय है। हमारे पास सोना तो आ गया, लेकिन ये जगह रहने लायक नहीं है। हमें मीरपुर ही चलना चाहिए। बबली और उसकी माँ मीरपुर पहुंचकर सोने को फरोख्त करते हैं और एक बड़ा सा घर खरीद लेते हैं। बबली की माँ हाथों हाथ बबली की शादी कर देती है। वो बबली को ससुराल नहीं भेजती। बबली का शौहर घर दामाद बनकर उन्हीं के साथ रहने लगता है। एक दिन जब बबली की अजीज दोस्त लीला अपने मायके गई तो उसने देही इलाके के लोगों को बबली और उसकी माँ के बारे में जिक्र किया। बबली की मुमानी लीला की बातें सुनकर हैरान हो गई। उस रात अमन सिंह घर लौटा तो वो उनसे बोली, सुना है आपने जो अपनी बहन को चाकू दिया था वो कोई तिलिस्मी चाकू है। उससे कोई भी चीज काटिए वो सोने में तब्दील हो जाती है। किस्मती खराब है हमारी, इतना कीमती चाकू आपने उनको दे दिया। तुम बेफिक्र रहो, मैं उस चाकू को किसी बहाने से अपने घर ले आऊंगा। अमन सिंह माँ के चाकू की तरह एक चाकू तकमील करवाता है। वो एक चूहा अपने साथ लेता है और एक दिन बबली के घर पहुँच जाता है। बबली की माँ उस दिन घर पर तन्हा थी। सलाम अलैकुम आपा, मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ। कोई बात नहीं भाईजान, अब हम अपनी जिंदगी में खुशहाल हैं। अमन सिंह ने देखा कि तिलिस्मी चाकू पास की मेज पर ही रखा है।
वो अचानक ही अपनी जेब से चूहा निकाल देता है। इतने में ही अमन सिंह चाकू को बदल देता है। अरे अरे अरे, मुझे माफ करना, पता नहीं चूहा मेरी जेब में कहां से आ गया, शायद रास्ते में घुस गया होगा। अच्छा आपा, अब मैं चलता हूँ। इस तरह फरेब से अमन सिंह तिलिस्मी चाकू को लेकर अपने घर पहुँचता है। वो तिलिस्मी चाकू से ढेर सारा सोना दस्तयाब करता है। ज्यादा दौलत आने की वजह से अमन सिंह का बेटा बर्बाद हो जाता है। वो लोग जल्दी ही बहुत ही दौलतमंद बन जाते हैं। वो जुआ, शराब और मस्तीखोरी में मुब्तला हो जाते हैं। एक दिन विनोद जब अपने घर लौटा तो अमन सिंह उससे बोला, विनोद, ये कोई घर आने का वक्त है? तुम बहुत पैसे बर्बाद करने लगे हो और अपनी हालत तो देखो जरा। जब घर में सोना देने वाला चाकू है तो मैं पैसे की फिक्र क्यों करूं? लाओ चाकू मुझे दीजिए, मुझे और सोना चाहिए। तुम्हें चाकू नहीं मिलेगा और कल से तुम कहीं भी नहीं जाओगे। बाबा जान, मुझसे बहस मत करिए, चाकू मुझे दीजिए। नहीं दूंगा। अमन सिंह और विनोद चाकू के लिए आपस में ही लड़ जाते हैं। गलती से चाकू विनोद के पेट में चला जाता है। चाकू घुसते ही विनोद सोने का बन जाता है। या अल्लाह, ये क्या हो गया? मेरी जिस्त बर्बाद हो गई। मैंने चाकू से अपनी किस्मत फोड़ ली। मेरी इकलौती औलाद मेरे हाथ से चली गई। अब ये दौलत मेरे किस काम की है? पवन और सोनू दो सगे भाई थे। उनकी माँ ने मरने से पहले पवन को सोनू की जिम्मेदारी दी थी, क्योंकि पवन चतुर था और सोनू बहुत ही सीधा था। मेरे बच्चों, मेरा अंत समय आ गया है और मुझे सोनू की चिंता होती है। वो बहुत भोला है, उसका जीवन कैसे व्यतीत होगा, और ऊपर से वो एक पैर से अपाहिज भी है। अम्मा, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? बेटा, एक ना एक दिन तो सबको जाना ही है। मेरा वक्त अब आ गया है। मैं तेरे अब्बू के पास जा रही हूँ। अब सोनू की जिम्मेदारी मैं तुझ पर छोड़कर जा रही हूँ। जो हमारी जमीन है उसमें खेती बाड़ी करना और अपना जीवन व्यतीत करना। सोनू का ख्याल रखना। ये कहकर सोनू के माँ की मृत्यु हो जाती है। सोनू को बहुत दुख होता है। पवन को अम्मी के जाने का दुख तो होता ही है, परंतु उसे बहुत खुशी भी होती है कि उसके पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा आ गया है और अब वो अपने जीवन को बहुत अच्छी तरह से व्यतीत करेगा। अम्मा गई तो गई, मगर अपनी सारी जिम्मेदारी मुझे देकर चली गई। इस अपाहिज सोनू को मैं कब तक ढोता रहूंगा? मेरा भी परिवार होगा, मेरे भी बीवी बच्चे होंगे, तो क्या मैं जिंदगी भर इस अपाहिज सोनू को अपने साथ रखूंगा? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। पवन सोच रहा था कि वो सोनू को अपने से दूर कैसे रखे। तभी उसके शैतानी दिमाग में एक तरकीब आती है और वो सोनू को आवाज देता है। देख सोनू, अम्मा तो हमें छोड़कर चली गई और तेरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़कर चली गई। अब इतनी बड़ी जमीन है, इसको मैं अकेला कैसे संभाल सकता हूँ? मुझे तो खेती करनी भी नहीं आती। मैं भला इतनी बड़ी जमीन पर खेती कैसे कर पाऊंगा? ये तो मुझे आता ही नहीं, क्योंकि मैं तो कभी अम्मा के साथ खेत पर गया भी नहीं था। पूरा दिन तू ही तो उनके साथ खेत पर जाया करता था। माँ मुझे खेती करने ही नहीं देती थी, बस पढ़ाई करने को कहती रहती थी। भैया, आप फिक्र क्यों करते हैं? मैं पूरी जमीन संभाल लूंगा। आप अपनी तालीम पर ध्यान दीजिए। सोनू, तुम कितने अच्छे हो। तुमने खेतों की जिम्मेदारी लेकर मेरे ऊपर से बहुत बड़ा बोझ हटा दिया। तुम खेत संभालो, मैं पढ़ाई संभालता हूँ। आप बेफिक्र रहिए, मैं अब जमीन की तरफ जाता हूँ। सोनू कड़ी धूप में खेती करता है। वो खेत में चने की दाल और गेहूं उगाता है, जो कि बहुत अच्छी फसल के रूप में उभर कर आते हैं। उन्हें देखकर सोनू बहुत खुश हो रहा था, क्योंकि उसकी मेहनत रंग लाई थी। वो भागा भागा पवन के पास जाता है। अरे ठहर जा, क्यों इतनी तेजी से भाग रहा है?
ऐसा क्या हो गया कि तू इस तरह भागता हुआ आ रहा है? वैसे तो तू चल भी नहीं पाता, लेकिन अब हवा से बातें कर रहा है तू। भैया बात ही कुछ ऐसी है। देखो मेरी मेहनत रंग लाई। गेहूं की बालियां कितनी अच्छी हुई हैं। हवा में ऐसे लहरा रही हैं जैसे सोना। चने की दाल और गेहूं बहुत अच्छे हुए हैं इस बार। अच्छा, क्या बात है? पवन जब खेत में गेहूं और चने की दाल देखता है तो उसे बहुत खुशी होती है और उसके मन में लालच आ जाता है। अगर ये सोनू यहाँ पर रहेगा तो मुझे इसे आधा हिस्सा देना पड़ेगा। मैं इसे थोड़ा सा चना और गेहूं देकर इसको रफा दफा कर देता हूँ। देख सोनू, तूने मेहनत की, ये बहुत अच्छी बात है, मगर मैं कब तक तेरा बोझ उठाऊंगा? तू अपने हिस्से के चने और गेहूं लेकर अब मेरा पीछा छोड़ दे। भैया आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? अम्मी ने आपको और मुझे साथ रहने को कहा था। अम्मा इस दुनिया में अब नहीं है, इसलिए अब तू भी मेरी जिंदगी से रफा दफा हो जा। पवन सोनू को धक्के मारकर भगा देता है। सोनू परेशान होकर एक नदी के किनारे बैठा होता है। तभी उसका दोस्त अनिल वहां आ जाता है और उससे उसकी उदासी का कारण पूछता है। सोनू सारी बात अनिल को बता देता है। अनिल उसकी परेशानी देखकर सोनू को उसके साथ अपने घर पर चलने को कहता है। यार मुझे अपने भैया से ये उम्मीद नहीं थी। मुझे घर से ही निकाल दिया। अब मैं इस दुनिया में किसके सहारे जीऊंगा? ये मुट्ठी भर गेहूं और चने लेकर मैं अपना जीवन कैसे व्यतीत करूंगा? गलती तो वैसे भाई की भी नहीं है। मुझ जैसे अपाहिज और मंद बुद्धि को वो अपने साथ भला रखेंगे भी क्यों? तू फिक्र क्यों करता है? तू मंद बुद्धि नहीं है, बल्कि बहुत सीधा है और हर किसी को अपनी खासियत के बारे में पता नहीं होता। अब करूं भी तो मैं क्या करूं? तू फिक्र मत कर, मेरे घर चल। मेरी माँ ने आज अच्छे पकवान बनाए हैं, आजा मैं तुझे खिलाता हूँ। सोनू के बहुत मना करने पर भी अनिल उसे अपने साथ घर ले जाता है और घर ले जाकर दाल पकवान खिलाता है जो सोनू को बहुत पसंद आती है। ये तो बहुत स्वादिष्ट है, जी कर रहा बस खाए जाऊं। मैंने इतना स्वादिष्ट खाना कभी नहीं खाया। मेरे दिमाग में एक तरकीब है, क्यों न तू इन दाल और गेहूं का इस्तेमाल दाल पकवान बनाने के काम में कर। मतलब मैं ऐसा कर सकता हूँ? मेरे पास तो कोई जमीन भी नहीं है। तू इसकी फिक्र मत कर, उसका बंदोबस्त मैं करा देता हूँ। अनिल सोनू की मदद करता है और उसकी मदद से सोनू दाल पकवान बनाता है, पर वहाँ कोई भी ग्राहक दाल पकवान खाने नहीं आता। तभी एक बुढ़िया वहाँ पर आती है और उससे खाना मांगती है। अम्मा जी, आज ही दुकान शुरू की है, अभी तक कोई ग्राहक नहीं आया है। आप आई हो मेरी पहली ग्राहक, मैं आपको दाल पकवान जरूर खिलाऊंगा। पर बेटा, आज तुम्हारी पहली रसोई है, पर मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। आपके पास तो बहुत कीमती चीज है, वो है आपकी दुआएं। आप बस अपनी दुआएं दीजिए और ये दाल पकवान खाइए। बुढ़िया दाल पकवान खाकर बहुत खुश होती है और वो अपनी पोटली में से थोड़ी सी चने की दाल निकालकर, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ, ये चने की दाल है, इसे मेरी दुआएं समझकर अपने पास रख लो और इसे अपनी दाल में मिला लेना। ये कहकर वो चली जाती है। अगले दिन सोनू फिर से दाल पकवान बनाता है और बुढ़िया के दिए हुए दाने उस दाल पकवान में डाल देता है। जैसे ही दाल बनती है, ग्राहकों की कतार लग जाती है और शाम तक उसकी बहुत आमदनी होती है। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। मुझे तो विश्वास नहीं होता, एक ही दिन में मुझे कितनी बरकत हो गई है। कल तक तो एक भी ग्राहक नहीं आया था। ये सब तुम्हारी नेकी का बदला है। तुमने जो उस बुढ़िया को खाना खिलाया था ना, उसके बदले में जो दाल उसने तुम्हें दी थी, ये उसी दाल का असर है। वो दाल के रूप में तुम्हें दुआ देकर गई है, जिससे तुम्हारी दिन दूनी रात चौगुनी कमाई होगी। अब ये दाल पकवान करिश्माई बन चुका है। सोनू ये जानकर बहुत खुश होता है और वो अपना काम जारी रखता है।
दाल पकवान सबको पेट भर खिलाकर जब शाम को दाल पकवान बच जाता है तो वो उसे उन लोगों में बांटता है जिनके घर उस शाम को चूल्हा न जला हो। वो गरीब लोगों में ये सारे दाल पकवान बांट देता है। अब उसकी दिन दुगनी रात चौगनी बरकत होने लगती है और वो बेहद अमीर बन जाता है।